मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको सेकंड यूनिट करवा रही हूँ। हिंदी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको सेकंड यूनिट चल रही है आपकी। इसमें जो आज आपका टॉपिक रहेगा वो है मातृभाषा के सिद्धांत। कि कल मैंने आपको बताया था कि मातृभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा बताई थी, इसके महत्व बताए थे, और आज इसके मैं क्या बता रही हूँ, सिद्धांत। तो जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा क्या हम अपने घर परिवार समाज अपने माता पिता द्वारा जो सुनते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और जो हमारी मातृभाषा के सिद्धांत में है कि सभी विषय, जैसे कि सामान्यतः जो हमारे सभी विषय हैं, विषय यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सामान्य विषय, सामान्यतः सभी विषय के शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षा देने के सिद्धांत क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं। जो भी हमारे विषय या सब्जेक्ट हैं उनकी शिक्षा देने के जो सिद्धांत हैं सामान्यतः वो क्या लगभग एक जैसे होते हैं। शिक्षक द्वारा, जो हमारा टीचर होता है, शिक्षक द्वारा बालक को उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि को ध्यान में रखकर जो है कि शिक्षा दी जाती है। हर सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है कि जो बालक होता है, जो हमारा शिक्षक होता है, शिक्षक वो बालक की क्या उसकी रुचियाँ होगी, उसकी अभिवृत्तियाँ होगी, उसकी प्रवृत्तियाँ होगी, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षक बच्चे को शिक्षा देता है। तो जो हमारा आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण है, जो हमारे आज के युग का शिक्षण है, मनोविज्ञान शिक्षण में उन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय पर बल दिया जाता है। जो हमारी शिक्षा के टाइम जो विषय होता है उस पर क्या होता है, अधिक बल दिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट पर अधिक बल दिया जाता है। लेकिन शिक्षण देते समय, यानी कि आप पढ़ाते समय, बच्चे को टीच करवाते समय, पढ़ाते समय, शिक्षण देते समय विषय बालक, यानी आप सब्जेक्ट, विषय और सब्जेक्ट के साथ साथ आप बालक पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि जो हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के युग है वो क्या वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि हमें विषय विशेष पर बल देना चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत हमें विषय के साथ साथ हमें बच्चे पर, यानी कि बालक की और भी हमारा ध्यान विशेष बल देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही है किंतु दोनों पर ही, सब्जेक्ट और बालक दोनों का ही हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है किंतु मातृभाषा के साथ ही, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, मातृ के भाषा के साथ यह एक विशेषता जुड़ी हुई है कि जो हमारी मातृभाषा है उसके साथ एक विशेषता यह जुड़ी हुई है कि बालक स्वयं अनुकरण की, जो हमारी भाषा है उसके साथ एक विशेषता ये जुड़ी हुई है कि जो बालक स्वयं, यानी कि स्वयं अनुकरण सुनता है, अनुकरण बालक स्वयं करता है, स्वयं अनुकरण द्वारा वातावरण में सीखना प्रारंभ करता है। यानी कि बचपन में ही बच्चा क्या करता है, नवजात शिशु होता है, जो उसके कानों में जो ध्वनियाँ पड़ती हैं, जो भी जिस समाज में या परिवार में रहता है वो अपने माता पिता द्वारा अन्य जो ध्वनियाँ सुनता है अपने कोशों द्वारा उसका अनुकरण वातावरण से सीखना ही प्रारंभ कर देता है। उसको मातृभाषा का अनुकरण उसी क्रम में कराना आवश्यक है जिस क्रम में बालक स्वाभाविक रूप से उसे सीख सके, यानी कि आसानी से अपनी मातृभाषा को सीख सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं, कि हमें बच्चे को मातृभाषा की शिक्षा देते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट इसमें आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। किसे? स्वाभाविकता का सिद्धांत। पहला पॉइंट इसमें आता है स्वाभाविकता, स्वाभाविकता का सिद्धांत ये है कि आप बच्चे को शिक्षण देते समय, शिक्षण के टाइम आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है, स्वाभाविकता के सिद्धांत का ध्यान रखना है। स्वाभाविकता सिद्धांत में क्या होता है कि भाषा जो होती है, भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी कि बच्चा जन्म लेने के बाद अपने कानों द्वारा जो भी ध्वनि आवाजें सुनता है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। बालक जो होता है, बालक जन्म से ही भाषा को सीखने का क्या होता है, इच्छुक होता है। अतः बालक को प्रारंभ से ही, यानी कि बचपन से ही, प्रारंभ से ही मातृभाषा, यानी कि माँ द्वारा बोली गई भाषा या मातृभाषा को बोलना सिखा देना
चाहिए। बालक के समक्ष ऐसा वातावरण यानी कि उसके सामने ऐसा वातावरण उपस्थित करें कि वह स्वयं ही मातृभाषा में क्या उसको बोलना सीख जाए। यानी कि उसके सामने, बच्चे के सामने ऐसा वातावरण पैदा करो कि वह उस भाषा को स्वयं ही बोलना सीख जाए। जैसे कि एक परिवार का बच्चा क्या करता है, हिंदी भाषी है, यानी कि उसके परिवार में लोग हिंदी बोलते हैं, उसके आस पड़ोस में क्या है, बालक जैसे कि मारवाड़ी सुनता है। घर में तो उसके हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसके आस पड़ोस में क्या होती है, मारवाड़ी बोलते हैं। और खेल कूद के यानी कि जब बच्चा खेल ग्राउंड में जाता है तो उस टाइम पे क्या करता है, मारवाड़ी सीख जाता है। और स्कूल के कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंधी बोलते हैं। अब बच्चे के पास 3 भाषाएं आ गई, कौन कौन सी, हिंदी होगी, मारवाड़ी होगी और सिंधी होगी। और उनके संपर्क में वह क्या हुआ, बच्चा जब आता है तो वो सिंधी भी सीख जाता है। पहले उसने परिवार में, अपने परिवार में रहकर हिंदी सीखी, फिर उसने खेल कूद के दौरान ही आस पड़ोस में उसने क्या सीखा, मारवाड़ी सीखा। उसके खेल के मैदान में उसने मारवाड़ी सीखी। और उसके बाद जब वह स्कूल गया तो स्कूल में बच्चे क्या करते थे, सिंधी बोलते थे, और तब वह सिंधी भी सीख गया। स्कूल का जो वातावरण था, जहाँ स्कूल में जो पढ़ाई होती थी, वहाँ का जो बोलने का वातावरण था वो किस में था, संस्कृत में था। तो बच्चा क्या होता है, संस्कृत बोलना भी सीख गया। और परिणाम यह हुआ कि वह बच्चा अनेक प्रकार की भाषाएं भी सीख गया। जैसे कि उसने अपने परिवार में हिंदी सीखी, उसके बाद अपने आस पड़ोस में उसने क्या किया कि आस पड़ोस में इसके मारवाड़ी बोली जाती थी। और उसकी कक्षा में गया तो वहाँ पे उसने कुछ बच्चों से सिंधी सीखी। और उसके बाद जब वह स्कूल का वातावरण था तो वहाँ पे संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार उसके स्वभाव में कितनी भाषाएं आ गई, 4 भाषाएं। तो वो बच्चा क्या इन भाषाओं को धीरे धीरे सीख गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, उसकी स्वाभाविकता के अंतर्गत आता है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है अभ्यास। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है अभ्यास। अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, पहला स्वाभाविकता का सिद्धांत हो गया, दूसरा अब उसका आ गया स्वाभाविकता का सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांत में क्या होता है कि भाषा क्या है, एक कला है। कि जैसे कि हर बंदे के अंदर क्या होती है, एक कला होती है। जैसे किसी को संगीत या डांस या नृत्य हो गया या चित्रकारी का तो हो गया। तो इस प्रकार जो ये भाषा है वो क्या है, एक कला है, विज्ञान नहीं है। प्रत्येक कला के लिए क्या होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास यानी कि उस चीज को रिपीट करना, दोहरा के देखना या बोलने स्वयं करने की कोशिश करना, अभ्यास करना। मातृभाषा की शिक्षा देने के लिए बोलने, पढ़ने तथा लिखने का अभ्यास किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि जो हमारी मातृभाषा होती है उसको बोलने के लिए, पढ़ने लिखने का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। जिस प्रकार मैंने आपके उदाहरण के तौर पे बताया था कि आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे संगीत, चित्र हो गया, कलाओं आदि को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, निरंतर निरंतर होता है, लगातार अभ्यास करते जाते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। कैसे, अभ्यास के माध्यम से। तो ये आपका हो गया अभ्यास। जैसे कि कई बार क्या होता है, बच्चों को कुछ शब्द नहीं बोलने आते, जैसे कि उन शब्दों का उनको दोबारा रिपीट करवाया जाए या दोबारा अभ्यास करवाया जाए तो बच्चे क्या होते हैं, इस चीज़ को सीख जाते हैं। जैसे कि कई बच्चे श और शय शलगम वाला हो गया, शय स्लेट वाला हो गया, शय षटकोण वाला, शय क्षत्रिय वाला। तो कई शब्द होते हैं, ये ऐसे 4 वर्ड है जो कि बच्चा क्या करता है, चारों शब्दों को एक जैसे ही बोलता है। जैसे कि उसे पता नहीं चलता कि शय स्लेट वाला शय कौन सा है, क्षत्रिय वाला शय कौन सा है या षटकोण वाला शय कौन सा है। अगर उसको हम लगातार अभ्यास करवाते रहते हैं, उसको निरंतर दोबारा क्लास में उसको बार रिपीट कराते रहते हैं, तो वो इन 4 शब्दों में क्या है, अंतर को सीख जाता है। किसके माध्यम से, वह अभ्यास के माध्यम से इस चीज को सीख जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है कि पाठगत शब्दों में, यानी कि हम बच्चे को क्लास में कोई टॉपिक पढ़वाते हैं तो उसको कई शब्द क्या होते हैं, कठिन लगते हैं। अगर हम वही शब्द उसको दोबारा रिपीट करवाएं, अभ्यास करवाएं, तो वो बच्चा क्या करता है, उन शब्दों को आसानी से सीख जाता है। तो ये आपका हो गया अभ्यास का सिद्धांत। अब आगे जो आपका तीसरा सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। तीसरा आपका हो गया रुचि का
सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ये आपका तीसरा पॉइंट है। कौन सा? रुचि का सिद्धांत। इस पॉइंट में क्या होता है कि इस सिद्धांत में यानी कि रुचि, उसका इंटरेस्ट, जब तक छात्र का क्या होता है कि अपनी मातृभाषा के प्रति रुचि नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वह मातृभाषा को नहीं सीख सकता। कोई भी कला है, अगर हमारी उस कला में क्या होती है, अगर रुचि नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस चीज़ को, चाहे हमारे साथ कितना भी उस चीज़ का अभ्यास करवाया जाए, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, सीख नहीं पाते। और रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें निम्नलिखित सिद्धांतों को क्या करना होगा, अपनाना होगा। हमें उस विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को अपनाना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मातृभाषा है, मातृभाषा का पाठ पढ़ाने से पहले छात्र को क्या करना है, उससे पूर्व ज्ञान, यानी कि जो उसकी मातृभाषा है उससे संबंधित बच्चे का पूर्व ज्ञान लेना है। उससे पहले पूरी उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि उसको उसके बारे में कितना ज्ञान है, उस चीज़ के बारे में उसकी कितनी नॉलेज है। उसके बाद पूर्व ज्ञान संबंधी उससे क्या करने हैं, प्रश्न पूछने हैं, प्रश्नों के प्रति उससे रुचि उत्पन्न करनी है। उसके बाद मातृभाषा के जो कठिन पाठ है उनको पहले सरल बनाना है, सरल की भूमिका को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। उसके बाद हम बच्चे के सामने श्रव्य दृश्य साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें रुचि बनाने के लिए, किसके अंदर, मातृभाषा में अगर बच्चे की रुचि नहीं, तो उसके प्रति रुचि बनाने के लिए हमें दृश्य श्रव्य साधनों का भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा के श्लोकों का भी हमें ज्ञान कराना चाहिए, गान कराना चाहिए, गायन। उसके बाद जो आपका नीरस विषय है, यानी कि जो उससे बच्चे को रुचिकर सब्जेक्ट नहीं लगता, नीरस यानी कि उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसमें सरस बनाना है, उसको सरल बनाना है। उसके बाद आप बच्चे के साथ खेल विधि के माध्यम से भी आप उसके अंदर रुचि पैदा कर सकते हो। चित्र की सहायता से भी आप मातृभाषा की कहानियों आदि का इंटरेस्ट उसमें बच्चे में ला सकते हो। इसके साथ ही आप बच्चे को पुरस्कार या दंड से प्रोत्साहन कर सकते हो कि उसे अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, या किसी प्रकार का कोई गिफ्ट वगैरह पुरस्कार देकर भी आप उसमें बच्चे में उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। तो ये किसके अंतर्गत आता है, रुचि का सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद है मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। चौथा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है मौखिक। चौथा पॉइंट आपका इसके अंतर्गत आता है मौखिक प्रवचन। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। मौखिक प्रवचन में क्या होता है, जो हमारा मौखिक प्रवचन है, भाषा के मौखिक जने उसे सीधे बोलना बिना देखे, मौखिक तथा एवं लिखित रूप में से बालक को सर्वप्रथम मौखिक रूप से उसे क्या करता है, जानता है। और अतः मौखिक कार्य द्वारा ही भाषा का शिक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि हमें बच्चे को मौखिक रूप से बिना देखे बोलना चाहिए। इस शिक्षण सिद्धांत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मनुष्य में सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उसकी श्रवण इंद्रियां, यानी कि कानों के माध्यम से श्रवण इंद्री की ध्वनियों को सुनकर वो क्या करे, ग्रहण करे। उसके बाद श्रवण स्मृति, यानी उसकी सुनने की शक्ति। उसके बाद नेत्र स्मृति, यानी कि उसकी देखने की स्मृति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। अगर हम किसी चीज को अगर सुनते हैं, हमें इतना विश्वास नहीं होता, अगर हम उस चीज को देख के फिर सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादा वो हमारे लिए क्या हो जाती है, रुचिकर बन जाती है। उसके बाद बालक सर्वप्रथम भाषा में मौखिक रूप को ही जानता है, अतः बालक को व्यवहारिक शब्दावली तथा मुहावरे सीखने चाहिए। उसके बाद मौखिक कार्य द्वारा ही सीधा ज्ञान है, जो सीधा हुआ ज्ञान चिरस्थायी होता है। सीखा हुआ जो ज्ञान है, मौखिक कार्य का जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो ही क्या हो जाता है, चिरस्थायी हो जाता है। उसके बाद मौखिक कार्य जो हमारे हैं, व्याकरण के कठिन शब्दों तथा व्याकरण के नियमों को रहने से बचा जा सकता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मौखिक प्रवचन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका आगे वाला पॉइंट है स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व। स्वतंत्रता, पांचवा है आपका स्वतंत्रता
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद आपका इसमें आ जाता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिक विभिन्नता का, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांत में देखो क्या होता है, जो हमारी व्यक्तिगत यानी कि बालक कक्षा होगी, विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, इसमें जो स्वतंत्र वातावरण होने पर वह क्या होता है, अधिक सीख जाता है, यानी कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अगर बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, अगर उसके मातृभाषा को सीखने के लिए बालक को कक्षा होगी, विद्यालय हो गया, परिवार हो गया में स्वतंत्र वातावरण होने से वह क्या होता है, अधिक सीख जाता है, क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में ही वह टूटी फूटी भाषा को बोलने का क्या करता है, उसमें टूटी फूटी भाषा जैसे भी भाषा आती है उसको बोलने में वो क्या करता है, संकोच नहीं करेगा। अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ाते समय बालक की रुचि, योग्यता, जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो टीचर कक्षा में पढ़ाते समय बालक की रुचि होगी, उसकी रुचि होगी या उसकी योग्यता होगी, अभिवृत्ति एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उसकी कितनी क्षमता है ध्यान में रखते हुए बालक को भाषा सिखाने के लिए वो क्या करे, उसे प्रोत्साहित करे, जिससे भाषा सीखने में कमजोर जो बालक है वो भी क्या करे, आसानी से उस चीज को सीख पाए। व्यक्तिगत जैसे स्वतंत्रता होगी या व्यक्तिगत भिन्नता होगी, इसका सिद्धांत, स्वतंत्रता तो उसको दी जाए, जैसे उसके परिवार हो गया, बालक की कक्षा होगी या उसका विद्यालय हो गया या परिवार हो गया, तो उसमें उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए भाषा को बोलने में, वह पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। अगर वह टूटी फूटी भाषा भी बोलता है तो उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। इसके साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर व्यक्ति की जो होती है क्षमता बोलने की क्या होती है, कईयों की ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, अगर उस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हुए उसको उसकी योग्यता, अभिवृत्ति, उसकी क्षमता के आधार पर हम उसे मातृभाषा को सिखाने की कोशिश करता है शिक्षक, तो बालक क्या करता है, उसको आसानी से सीख जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका छठा आ जाता है प्रयत्न का सिद्धांत। छठा इसमें आ जाता है आपका, छठा इसमें पॉइंट है प्रयत्न का सिद्धांत। छठा इसमें आपका आ जाता है प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयत्न का सिद्धांत यानी कि मातृभाषा क्या है, एक जटिल है, सूक्ष्म नहीं कहा जा सकता कि जो हमारी मातृभाषा है जटिल एवं सूक्ष्म है, जिसे समझने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। जो हमारी मातृभाषा है वो क्या है, जटिल एवं सूक्ष्म है, तो जिसे समझने के लिए क्या होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे किसी कठिन शब्द का अर्थ, यानी कि जो कठिन शब्द है उसका अर्थ नहीं निकला तो हम उसके एक एक वर्ण का अर्थ करके उसका अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे कि विषयोपस्थान, यानी कि विषय हो गया, उपस्थापन हो गया, तो इसमें क्या होता है, हम इसे अलग अलग वर्णों में पहले इसको बांटा है। जैसे कि विषयोपस्थान में पहले विषय को अलग करा, फिर उसके उप को अलग करा, फिर स्थापन को अलग करा, तो विषय का उपस्थापन किया गया। जैसे कि आप श्रुतलेख हो गया, वाक्य रचना होगी, सस्वर पाठ, अनुवाद जैसे कार्यों का प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इन सब चीज़ों को करते हैं, जैसे श्रुतलेख हो गया या वाक्य रचना होगी, जैसे सस्वर पाठ यानी कि खुद पढ़ना
अनुवाद हो गया, उससे जैसे कविता का अनुवाद करना, अनुवाद जैसे कार्यों का प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है, तो भाषा में क्या आ जाती है, आपकी शुद्धता के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रयत्न सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कि हमें जैसे अपनी अगर राइटिंग को सुधारना है, या हमें वाक्य रचना करनी है, या हमें सहस्वर खुद पढ़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करनी, हमें उन कार्यों को प्रयत्न करने की, दोबारा उन पर जोर देने की आवश्यकता होती है। उसमें शुद्धता लाने का हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम बार बार क्या करते हैं, शब्दों का या सुलेख वगैरह, शुद्ध लेख वगैरह लिखते हैं, उसको दोबारा लिखने का कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है, तभी उसमें क्या होता है, सुधार होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रयत्न के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका 7वां पॉइंट आ जाता है बाल्यावस्था। इसमें 7वां पॉइंट आपका आ जाता है बाल्यावस्था। 7वां पॉइंट है इसका आपका बाल्यावस्था का सिद्धांत। बाल्यावस्था का सिद्धांत 7वां पॉइंट आ जाता है बाल्यावस्था के महत्व। बाल्यावस्था जो आपकी बचपन की अवस्था है, उसमें बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत। बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत, यानी कि जो हमारी बाल्यकाल, यानी कि छोटी उम्र में जो हमारी बाल्यावस्था के सिद्धांत का महत्व, तो इसमें देखो क्या होता है, इस सिद्धांत में बचपन में जैसे कि बाल्यावस्था, भाषा शिक्षण की दृष्टि से, यानी कि शिक्षा जो हमारी भाषा है, शिक्षण की दृष्टि से शैशवावस्था, यानी कि छोटी आयु, छोटी अवस्था में एवं बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी भाषा सीखने की शक्ति क्या होती है, मंद होती जाती है। जैसे कि बच्चा किसी, जैसे बोलते हैं कि ना, कोई बच्चे की जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो उसका 5 वर्ष तक होता है, बच्चे के दिमाग का क्या होता है, विकसित होता रहता है 5 वर्ष तक। जितनी वो नॉलेज ग्रहण करना चाहता है तो वो 5 वर्ष तक ग्रहण करता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या होता है, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको भाषा सीखने की गति क्या होती है, शक्ति, भाषा सीखने की शक्ति होती है, मंद हो जाती है। अतः कक्षा प्रथम से ही मातृभाषा को पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी कि छोटी कक्षाओं से ही बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, उसको पढ़ाना सिखाया जाना चाहिए। भाषा सिखाने के लिए बालक के घर पड़ोस एवं गांव में काम आने वाले शब्दों को ही सिखाना चाहिए, शब्दों को उसके घर पड़ोस या परिवार में आने वाले शब्दों को भी सिखाना चाहिए। इसमें बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आज आपको मातृभाषा के सिद्धांत करवाए थे कि मातृभाषा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। मातृभाषा है जो हमारी सामान्यतः सभी विषयों में, क्या जो हमारी मातृभाषा के सिद्धांत में सभी विषय जो होते हैं, सभी विषय शिक्षण सिद्धांत में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। शिक्षक द्वारा बालकों की, जो शिक्षक होता है जब बच्चों को शिक्षा देता है उस टाइम वो क्या करता है, बालकों को उसकी रुचियाँ होंगी, उसकी प्रवृत्तियाँ होंगी, या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, या उसकी क्षमताओं के अनुसार ही उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वह बच्चों को क्या करता है, शिक्षा देता है। और जो बच्चे शिक्षण देते समय उस विषय पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि विषय, सब्जेक्ट और बच्चे दोनों पर ही ध्यान रखना होता है। किंतु मातृभाषा की यह एक विशेषता यह जुड़ी है कि बालक इसे स्वयं ही अनुकरण या वातावरण के माध्यम से सीखता है। उसके बाद मैंने आपको उसके पॉइंट बताए थे, कौन कौन से पॉइंट है। स्वाभाविकता का सिद्धांत हो गया, इसमें क्या होता है, उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। जैसे कि उसने, अब मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि जैसे कोई बच्चा है, उसके पहले परिवार में क्या हिंदी बोली जाती थी, उसके आस पड़ोस में मारवाड़ी बोलते तो बच्चा सीख गया, उसके बाद कक्षा में उसके सिंधी बोली गई, और उसके जो स्कूल था वहाँ का वातावरण कैसा, संस्कृत का था। इस तरह बच्चे ने वहाँ पर क्या था, 4 भाषाएं सीखी, तो वो 4 भाषाएं उसके क्या स्वभाव में आ गई, तो इस प्रकार वो उसकी स्वाभाविकता बन गई। तो इस तरह बच्चे ने वो 4 भाषाएं सीखी।
उसके बाद है अभ्यास। हम किसी भी चीज़ को दोबारा अभ्यास करके सीख करते हैं तो वो चीज़ क्या हमारे रूटीन में आ जाती है। जैसे कि हमें किसी बच्चे को कला में इंटरेस्ट है, नृत्य में है इंटरेस्ट, तो वह उसका बार बार अभ्यास करता है तो उसमें वह उसकी क्या हो जाती है, रुचि बन जाती है। उसे वह क्या करता है, अभ्यास करता है तो उसकी निरंतरता में सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था आपका रुचि का सिद्धांत, यानी कि अगर बच्चे की किसी विषय में रुचि नहीं है तो उसे हमें रुचि उसका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने के लिए हमें उस बच्चे मातृभाषा को पढ़ाने से पहले हम बच्चे की उसमें रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो उससे पहले हम उससे पूर्व ज्ञान यानी कि उसको उस भाषा के बारे में कितनी नॉलेज है इसके बारे में बच्चे से पूछेंगे। उसके बाद उससे प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद उसके जो कठिन पाठ है उसकी भूमिका को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे की उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है मौखिक, चौथा है मौखिक प्रवचन, पांचवा है स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि उसको बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता कर देनी चाहिए। और व्यक्तिगत विभिन्नता अगर हर बच्चे की क्या होती है, क्षमता, हर बच्चे की क्या होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है सोचने की, बोलने की, तो उसके आधार पर भी हम उसको क्या करना चाहिए, उसको पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे कि वह उस चीज को आसानी से कर सके। उसके बाद है प्रयत्न का सिद्धांत और सातवां आपका आ जाता है बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को जो सिखाना है बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे को जो मातृभाषा के बारे में सिखाते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी सीख जाता है। जैसे जैसे उसको बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी जो सोचने की या बोलने की शक्ति क्या होती है, मंद होती जाती है। लेकिन हमें छोटी कक्षाओं से ही बच्चे को मातृभाषा से संबंधित ज्ञान देना चाहिए। तो आज मैंने आपको जो करवाया है टॉपिक वो करवाया था मातृभाषा के सिद्धांत। इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट करवाए, जो आगे पॉइंट है वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास आपकी जो है यही खत्म होती है। धन्यवाद।